नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट 7 जुलाई 2024 में बाल विकास सीडीपी मॉक टेस्ट की बात करेंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं सीडीपी का जो है इम्पॉर्टेंट होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये संपूर्ण किताबों का निचोड़ लेकर आए हैं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करता है। वाकई में आपने दिल से सीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना चाहते हैं और इस बार आपका टारगेट है कि अगर सीडीपी एग्ज़ाम को फतेह करना है, क्रैक करना, सीटेट पास करना है, तो ये आपकी तैयारी अवश्य जांचेगा, अपनी तैयारी अवश्य चेक कीजिएगा कि टॉप 30 में से इन जो 30 क्वेश्चन तैयार किया गया है आपके स्कोर कितना है। तो मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा और 30 में से आप लोगों के स्कोर क्या है आप लोगों को कमेंट करना। बाकी चैनल को विजिट करते रहिए क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए देर न करते सभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने अपने को कमेंट करना है, फीडबैक करना है और यहाँ पे अपना स्कोर बताना है। जिससे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही साधारण से प्रश्न से शुरुआत किया जा रहा है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि जीन पियाजे जी मुख्य रूप के लिए किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। हम बात करेंगे यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। सभी लोग बताइएगा। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, पियाजे जी की अगर बात हुई है तो सभी लोग जानते हैं एक ही नाम है आएगा, वह है संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। इन्होंने 4 चरणों को वर्गीकृत किया है। संज्ञानात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर 15 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न दरों पर होता है और बच्चे पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है। और अगर पहली अवस्था की बात करें कि बच्चे जो है इंद्रिय क्रियाओं अर्थात देखे, सुने, छूना, बोलना, प्राप्त करना, इन माध्यम से दुनिया को बच्चा देखता है। और संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जो है इंद्रिय और गति का उपयोग करके शुरू होता है और इसमें वस्तु स्थायित्व जो है विकसित कर लेता है। द्वितीय अवस्था में जो बच्चा होता है वह चित्रों, शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करना सीखता है। सोच इसमें अहंग केंद्रित होती है। अगर प्रश्न आ गया किस पियाजे जी के किस चरण में जो है बच्चे की सोच जो है आपकी अहंग केंद्रित होती है, तो वह होगी द्वितीय अवस्था जो कहलाती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है प्रतीकात्मक सोच इसमें बच्चा विकसित कर लेता है। फिर तीसरी अवस्था की बात करते हैं। इसमें मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना, मूर्त या अंकगणित का संचालन करना, ठीक है, संख्या, द्रव्यमान, आयु, वजन में स्थिरता बच्चा प्राप्त कर लेता है और परिचालन सोच विकसित कर लेता है। क्या है? परिचालन सोच विकसित कर लेता है। और चौथी अवस्था अमूर्त अवधारण विकसित कर देता है। इसमें काल्पनिक, भविष्य, वैचारिक समस्याओं में बच्चा चिंतित होता है। ठीक है, तो डिटेल से भी हम चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टारगेट सीडीबी में 30 में से 30 है। 30 क्वेश्चंस नहीं करना है, 30 यहाँ पे नंबर लाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए का प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो आप इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर पहली बार इस टीटी फैमिली को विजिट कीजिए, वादा दोस्तों, भरोसा, अंत तक जाएंगे, इतने बेहतरीन समझ कर जाएंगे कि वाकई में भूलेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब मानव शरीर जो है का एक भाग का दिए गए का प्रशिक्षण दूसरे अंतरण भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। अब कभी कभी जो है द्विपार्श्विक अंतरण भी पूछ लिया जाता है। द्विपार्श्विक अंतरण अगर आपने पढ़ा हो तो जब कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। अगली क्लास में बात करेंगे प्रश्न की। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाते हैं? बहुत अधिक बार आना, मैथ्स आपने पढ़ा ही होगा। बहुत अधिक बार आया मतलब बहुलक की बात करेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3। इसमें बहुधा कौन सबसे अधिक कौन आया है? बार आया, 3 बार आया, 4 2 बार आया। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा अंक ज़्यादा बार आएगा वह क्या होगा? उस समूह का बहुलक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा।
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, ईपी पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। 4 लाजवाब मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, 4 में से एक सही होगा। तो जब भी देखिए क्रिया का संबंध किससे है? स्किनर से ही, ध्यान दीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन कोई और नहीं आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है कार्य व्यवहार से, जो कार्य होता है उस कार्य के व्यवहार से होता है, जिसे प्रणाली सीखते समय करता है। अर्थात सीखने के लिए प्राणी को क्या करता है? वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। और स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया है? चूहे पर किया गया है। अक्सर पूछा जाता है, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रवर्तक पूछा जाए तो बीएफ स्किनर करना है। ठीक है, कंडीशनिंग जनक के रूप में भी जाना जाता है। अधिगम अर्थात लर्निंग के क्षेत्र में भी इनके अनेक प्रयोग हैं। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आपके कंडीशनिंग शब्द का उपयोग किया जाता है तब भी आपको स्किनर के ऑप्शन पे जाना है, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न से किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? ये सारे प्रश्न अब माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा, और पढ़ने में मन न लगे तो अपने पुराने जो वादे आपने अपने से किए हैं, जो आपने अपने फैमिली से किए हैं, जो आपने दोस्तों रिश्तेदारों से किए हैं, वो वादा निभाने का इस वक्त आ गया है। ये पढ़ाई का समय आ गया है, इस वक्त पढ़ाई कीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो मॉक टेस्ट में सभी लोग जानते हैं, जब भी अल्बर्ट बंडूरा का नाम आएगा आपके माइंड पे एक शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? कि मैंने जायसवाल कोचिंग सेंटर में पढ़ा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। और यह कैसी अवलोकन व्यवहार पर हो रही थी? बाहरी अवलोकन व्यवहार पर केंद्रित होती है। और सिद्धांत इस बात का जोर देता है, प्रसर देता है कि पर्यावरण एक व्यक्ति के व्यवहार को आकार देने में मुख्य कारक होता है। और आप बताएंगे बंडूरा के 4 सिद्धांत कौन कौन हैं, तो याद रख लीजिएगा। बंडूरा का पहला सिद्धांत आपका दोस्तों होता है अवलोकन। दूसरा सिद्धांत आपका होता है ध्यान, याद रख लीजिएगा। तीसरा सिद्धांत होता है प्रतिधारण, क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिधारण तीसरा होता है। और चौथा प्रजनन और प्रेरणा। इनको भी समझते जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्ने, बिने, साइमन, टर्मेन या सीरियल बर्ड? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय कि जब भी बात की जाती है एक ही नाम आता है, बिने। जी हाँ दोस्तों, मानसिक आयु की अवधारणा को फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने पेश किया था। तो अल्फ्रेड बिने कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? फ्रांस के। और बिने ने एक परिभाषा दी थी कि बुद्धि का मतलब अच्छी तरह से न्याय करने या अच्छी तरह से तर्क करने और अच्छी तरह से समझने की क्षमता है। और यह 1905 में दोस्तों साइमन के साथ पहला बुद्धि परीक्षण विकसित करने के लिए बिने जाना जाता है, इसलिए इसका नाम बिने और साइमन। ठीक है, तो इसलिए दोनों का नाम आता है क्योंकि इन्होंने 1905 में साइमन के साथ अपना बुद्धि परीक्षण किया था, इसलिए इन दोनों का नाम जुड़ गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। पहला मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौड़ नियम 5 दिए। थॉर्नडाइक के नियम, इसमें आपने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम पढ़ा मुख्य नियम में, लेकिन तनाव का नियम आपने नहीं पढ़ा, इसलिए तनाव का नियम इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे। बहुत ही सिंपल साधारण से प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले। मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, आराम से देना है। खालिस्तान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? देखिए, जब भी पावलोव की बात की जाती है सभी लोग जानते हैं पावलोव ने किस पर किया? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर लार आना, ये चीज़ें होना, ये कहाँ से? थॉर्नडाइक की बात आती है या ईपी पावलोव की बात है, चाहे कोहलर की बात है, चाहे स्किनर की बात करें, ये सारे मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। अगला है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? जी हाँ दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो
तो यहाँ पे समझ लीजिएगा सूझ और बूझ का जिक्र होता है तो कोहलर का नाम आता है। कोहलर एक गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक है और कोहलर एक इसके साथ गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के साथ साथ इन्होंने सिद्धांत में जो है व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक व्यक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है, इन्होंने ही कहा है। इसलिए इनके सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोला जाता है, कोहलर का सिद्धांत है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जाएगा तो कोहलर नाम आएगा। ये याद रखिएगा, अपने माइंड की मेमोरी में एक एक शब्द को सेव करते जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जाम में आपके वर्क करेंगी। ध्यान रखिएगा, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और निमित्त रख करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी को ही प्रेरणा कहते हैं। और आपके अंदर सीटेट एग्ज़ाम फतेह करने की प्रेरणा है तो आप पढ़ेंगे, पढ़ना जारी रखेंगे और डेली पढ़ेंगे। क्या होगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेरणा है सीटेट क्वालिफाइड करने की। अगला प्रश्न देखिएगा, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सभी लोग बताएंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, जो आपकी नियुक्ति होगी, जो आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे और एक चीज़ सोचेंगे, हम भी ऐसा मेहनत करते थे तब जाके टीचर बने हैं, तब आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो विस्मत कम करने का उपाय क्या होता है? देखिए, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि है तो ये विस्मत कम करने नहीं होगा। सीखने में कमियां आ रही हैं तो विस्मत कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा। पाठ की पुनरावृत्ति, जी हाँ, अगर बार बार पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, अगर बार बार दोहरा रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो ये आपकी जो भूलने की बीमारी है वो कम होगी। विस्मत मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। इसको कम करना है तो पुनरावृत्ति जरूरी है। भूलने को मार भगाना है तो पुनरावृत्ति को फर्स्ट लाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रोध व भय किसके प्रकार होते हैं साथियों? तो क्रोध और भय ये दोस्तों संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल ने 14 मूल संवेग दिए, याद रखेगा, इन संवेगों से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? अनुकरण, सीखना, कल्पना या चिंतन कहलाता है। तो मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति अगर बाह्य व्यवहार की नकल, बाह्य व्यवहार ध्यान, नकल करना भी है लेकिन कैसा? बाह्य व्यवहार नकल, तो वह हमारा अनुकरण कहला जाएगा। कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न आपने समझ लिया। यदि पूर्व ज्ञान आपने जो पढ़ा है पहले, अनुभव नए प्रकार के सीखने में अगर आपका सहायता कर रहा है तो कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और प्रशिक्षण स्थानांतरण से एक प्रश्न आएगा, ये याद रखिएगा, चाहे सकारात्मक आए नकारात्मक किसी प्रकार से भी आए लेकिन एक जरूर आएगा, ये आपको गांठ बांध लेना है। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या होती? मैं यही प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर पुनः आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद कर पा रहे हैं, इसमें आपकी असफलता आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को ही विस्मृति बोलेंगे। तो विस्मृति को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? पुनरावृत्ति करने का, फिर से क्लास आपको देखना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन को रिमाइंड आपकी मेमोरी पर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। समान, मंद, श्रेष्ठ, क्षीण, इन 4 बुद्धियों से में से एक प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। जी हाँ, बुद्धि से इन 4 बुद्धियों से एक प्रश्न आएगा, बिल्कुल जिक्र होगा। अगर 90 से 100 दिया गया है तो समझ लीजिए 91 से लेकर अगर 109 तक दिया रहता तो उसको सामान्य बुद्धि की कैटेगरी पर रखते हैं। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? प्रोफेसर हाल की बात की जा रही थी कि प्रोफेसर हाल जो है आपके किशोरों के मनोविज्ञान का, मूल्यों के विकास का, बुद्धि के या अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी हाल के सिद्धांत की बात की जाती है, इनकी व्याख्या की बात की जाती है तो किशोरों के मनोविज्ञान, अगर किशोरों का मनोविज्ञान प्रश्न आता है तो आपको किसको? जब प्रोफेसर हाल के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देना है, आप 1 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्न है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? आपके प्रोफेसर हल, कमेनियस, हलिंगवर्थ या फ्राइड की बात की जाती है। देखिए, जब भी मानव व्यक्तित्व शब्द आएगा तो याद रखिएगा फ्राइड के ऑप्शन पे करना है। जी हाँ, व्यक्तित्व शब्द अगर आता है तो फ्राइड करना है। देखिए, मनोलैंगिक जो विकास की अवस्था कहलाती है, एक अवस्था तब प्रारंभ होती है जब बच्चा 3 वर्ष की अवस्था का हो जाता है, तब मनोलैंगिक विकास की अवस्था प्रारंभ होती है और तब तक चलती रहती है जब तक वह 5 वर्ष का ना हो।
तो 3 से लेके 5 वर्ष तक ये जो है मनोलैंगिक विकास की अवस्था चलती है। अगर इससे प्रश्न आता है तो आपसे बनना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? सिगमंड, डब्ल्यू वुंट, ई.पी. पलाव या वाटसन? जी.बी. वाटसन व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात की जाती है, यह जिक्र दोस्तों 1879 अर्थात डब्ल्यू वुंट की बात की जाती है। डब्ल्यू वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? जर्मनी के। और जर्मनी के किस स्थान में? आपके लिप्सिंग, याद रखिएगा, लिप्सिंग एक स्थान है, वहाँ पे किया गया था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीवर, फ्रांज ब्रेंटानो, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? ये भी कई बार पूछा गया है। तो जब भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला की बात की जाएगी, एक ही नाम आएगा, मैक्स वर्दीमर। कब रखी गई थी? 1912 में रखी गई थी। और कहाँ पे रखी गई थी दोस्तों? जर्मनी, याद रखिएगा, कहाँ पे? जर्मनी में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स वर्दीवर द्वारा 1912 में रखी गई। सारे क्वेश्चन को रिमाइंड करना है, मेमोरी में सेव करते जाना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संघनन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित होता है? जी हाँ दोस्तों, संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? संघनन का मतलब ही होता है इकट्ठा होना, और हमारे बॉडी की जो इकट्ठा संचार कहाँ से होता है? माइंड अर्थात स्मृति। तो संघनन का सिद्धांत आपके स्मृति से संबंधित होता है। और एक कैसी प्रक्रिया कहलाती है संघनन का सिद्धांत? ये दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया कहला जाती है, जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु या पुनः स्मरण करके उसे चेतना को लाकर उसका उपयोग करता है। तो संघनन सिद्धांत आपने पढ़ लिया कि किसी सिद्धांत को उसके अंतरिक्ष समय आयामों में से किसी एक के संबंध में बदलना ही आपका संघनन का अर्थ होता है। इस आयाम में एक सिद्धांत के रखने के बजाय कोई सिद्धांत को बदल दिया जाए, इस आयाम की एक सीमित लंबाई हो, यह ज़्यादा अवधि तक आपका रह सकता है। तो सिंपल समझना है कि संघनन सिद्धांत मतलब स्मृति और एक ऐसी है मानसिक प्रक्रिया है। इन चीज़ों को समझ लेना। अगला प्रश्न, 6 सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत कहलाता है? तो क्षेत्र का सिद्धांत। देखिए, जब भी क्षेत्र के सिद्धांत की बात की जाती है तो ये हमारा कैसा आता है? गेस्टाल्टवादियों का कहला जाता है। ठीक है, क्षेत्र के सिद्धांत की कई बार पूछा गया है, और क्षेत्र सिद्धांत का अगर जिक्र होता है किसने बनाया तो एक ही नाम आता है, क्षेत्र का सिद्धांत मतलब कर्ट लेविन। क्या नाम रखना है? क्षेत्र का सिद्धांत अगर एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कर्ट लेविन इज द राइट आंसर। ये एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन। इनके द्वारा ही मानव व्यवहार या वैचारिक मॉडल जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के साथ निकटता से संबंध रखता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते जाना है और फीडबैक करते जाना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? कमेंट आपने कर दिया होगा। देखिए, भाटिया बैटरी परीक्षण आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो भाटिया बैटरी परीक्षण की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों और जो कम शिक्षित होते हैं या शिक्षित भारतीयों की बुद्धि को मापता है। क्या करता है? बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? बुद्धि के मापन। जो बच्चे जो कम शिक्षित होते हैं या शिक्षित होते हैं उन भारतीयों को नापना या उन व्यक्तियों को नापने की एक युक्ति है बैटरी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर या वाटसन? सभी लोग बताइए, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? मान लीजिए एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है और आप बैठे हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए स्किनर।
क्योंकि स्किनर द्वारा ही अभिक्रमयोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति या अभिक्षमता की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। अर्थात सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक, प्रतिदर्श, गिलफोर्ड या फ्लोइड या क्रिस्टलाइड का सिद्धांत। जब भी संज्ञान की बुद्धि की बात की जाएगी, हिस्से की बात की जाएगी, गिलफोर्ड के नाम आएगा। जी हाँ दोस्तों, गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल के 3 आयामी संरचना का प्रस्ताव किया था। प्रत्येक बौद्धिक कार्य में उसकी पहली क्या होती है? सामग्री, दूसरी होती है मानसिक ऑपरेशन या ऑपरेशन से उत्पन्न उत्पाद, और तीसरा होता वर्गीकृत। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक करना है। साथियों, प्रश्न है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध क्या होगी? ऐसा एक प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है IQ बराबर मानसिक आयु। तो 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। सुधीर को उसकी करेंट एज 8 वर्ष है, तो मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए बस। अब 1000 को 8 से भाग कर दीजिए, या 8 को डायरेक्ट आप कह सकते हैं, यहाँ 5 आएगा, 4 आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। अब सरल हो गया, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, 25 पंचे 125 आ जाएगा। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध कितनी हो जाएगी? 125 होगी। सिंपल सी बात है, बच्चा 8 वर्ष का है लेकिन 10 वर्ष के बराबर बुद्धि, 10 वर्ष के बच्चों के बराबर बुद्धि रखता है, तो मानसिक आयु ज़्यादा है, उसकी बुद्धिलब्ध ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, आप सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत? देखिए, जब संवेग का ऐसा सिद्धांत जो विचार को माने संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हो, तब कहलाता है जेम्स लैंग का सिद्धांत। क्योंकि जेम्स लैंग का सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। और जेम्स लैंग ने ही अपने एक लेख में यह तर्क दिया था कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण होता है। तो यह होता है जेम्स लैंग का सिद्धांत, नोट कर लीजिएगा। 2 प्रश्न बचे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक मॉक टेस्ट में 30 में से आपका स्कोर क्या है ये भी कमेंट करके आपको जाना है। तो साथियों, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको घर में बुलाने आ जाए, बिल्कुल आप मगन हैं, बिल्कुल इस मॉक टेस्ट को तैयार है, बिल्कुल कोई आपको बुलाने आ जाए, काम है, ऐसा है, ठीक है, कमरे में अकेले पढ़ रहे हैं, आपको कोई विघ्न डाल दे, तो ये एक संवेगिक तनाव आपके अंदर आता है, और इस तनाव को ही क्या कहा जाता है? कुंठा। यानी किसी इच्छा आवश्यकता में अगर रुकावट पड़ जाती है तो उस रुकावट होने पर जो आपके अंदर संवेगिक तनाव आता है उसको ही कुंठा कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित होता है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? और ये चारों ऐसे दिए गए जो चारों आप जानते हैं और CDP में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित होगा, और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो इस मॉक टेस्ट में आपने 30 में से कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके हमें अवश्य शेयर करना है। तो डेली आपको 7 to 7:30 PM में हमारी क्लास होती है, तो ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि इस बार दोस्तों CTET एग्ज़ाम को 101% क्वालिफाइड करना है, क्रैक करना है। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, इसी तरह प्रिपरेशन जारी रखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी इस वक्त पक्की कीजिए। प्रीवियस पेपर को थोड़ा ध्यान रखिए, क्या क्या टॉपिक पे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को देखिए, और बाकी डेली हम टॉपिक बताएंगे, और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो भी आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।